मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त दफ्तर एसआई और निज़ामाबाद में बैठा हुआ हूँ और एक अहम मौजू पर आपसे मैं एक शख्सियत मेरे बाजू बैठे हुई, मैं अभी तारुफ दूँगा उनका। बहुत ही अहम गुफ्तगू करने वाला हूँ सियासी पस मंज़र में, और जो है सो इस वक्त जो राय दही का जो मामला हमें दरपेश है, इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा और बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी। तो मैं ये कह रहा था कि मुल्की सतह पर पार्लिमानी इंतखाबात का बिगल बच चुका है और बहुत सी सियासी पार्टियाँ राय आमा को हमवार करने के लिए सरगर्म तशहीर कर रही है, और बहुत ही कम अरसा बाकी रह गया है कि इंतखाबी राय दही का अमल होगा और कोई न कोई पार्टी इक़्तिदार पर फायज़ होने के लिए गामज़न होगी और बहुत सी पार्टियाँ उसकी माविन बनेंगी। लेकिन जो मौजूदा इंतखाबी तर्ज़ अमल है, क्या वो जमहूरी निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है या फिर कहीं ना कहीं जमहूरियत को ज़र पहुंचाने का सबब बनता जा रहा है? ये एक अहम नुक्ता है जिस पर गुफ्तगू करना, जिस पर गौर करना वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। देखा जा रहा है कि कुछ लालच, कुछ खौफ और दहशत की फ़िज़ा, कुछ अपने एक जज्बाती नज़रियात का प्रोपेगेंडा इख्तिदार की राह को हमवार करने का सबब बनाया जा रहा है। ऐसे माहौल में दानिश्वर तबके की क्या ज़िम्मेदारी होती है और दानिश्वर तबके को क्या करना चाहिए? SIO, जिसको हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो इस्लाम पसंद तलबा की तंजीम में एक फ़िक्र लेके उठी है, इसी फ़िक्र के सिलसिले में निज़ामाबाद में जोनल एडवाइजरी काउंसिल तेलंगाना के जो सो एक रुकन हैं डॉक्टर लुकमान अहमद निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए हैं और वो सरगर्म मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से जो सो मकामात पर जाकर वो लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं दानिश्वर तबके से, और जो सो अभी कुछ देर कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुखातिब की और वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। से मैं मुनासिब समझता हूँ कि बिलखुसूस नौजवान तबका जो कि इस वक्त एक बेनकील घोड़े की तरह दौड़ा दौड़ा जा रहा है कि उसको भी समझ में नहीं आता कि वो किस सिम जाए, क्या रूल अदा करे, किस तरह करे। मैं ये कहता हूँ कि नौजवान हमारे माशरे का, बल्कि हमारे जो है सो इंसानियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। वो रीढ़ की हड्डी की मानिंद होता है। हर इनकलाब इसी नौजवान की मरहून मिन्नत होता है। अगर ये नौजवान अपने जो है सो शऊर से आरी रहेगा तो यकीन मानिए इस कौम को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। यही फ़िक्र को लेकर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सरगर्म हो चुकी है और मेरे बाजुक जो है सो डॉक्टर लुकमान अहमद बैठे हुए हैं जो इसी फ़िक्र को लेकर रियासतगीर सतह पर दौरे पर है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर लुकमान अहमद साहब, हम रोशन TV की तरफ से आपका निज़ामाबाद में इस्तकबाल करते हैं और आपके इस दौरे की गर्ज़ो कैफियत क्या है, इस पर मुख्तसर रोशनी डाली। जज़ाकल्लाहु खैर। जी हाज़रीन, ये जो अभी हमारी SIO तेलंगाना की तरफ से जो कैंपेन चल रही है वो वी द पीपल प्रिजर्विंग द सोशल फैब्रिक, इस नाम से कैंपेन चल रही है। इसका मुख्तसर सा तारुफ अगर मैं आपको करा दूं कि पार्लियामेंट की जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, लोकसभा इलेक्शंस, उससे पहले पूरे मुकामात पे कंस्टिट्यूशंसी पे इलेक्शंस की सरगर्मी है, लोग उसकी कैंपेनिंग में मसरूफ़ हैं और इस इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद भी उसके असरात समाज पे हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि ये समाज को अपने तौर पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने से उनको इस्तेमाल करके उनकी कैंपेनिंग में वो लोग मसरूफ़ रखते हैं। ऐसा करने में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इलेक्ट होके आता है वो तो MP बन जाता है, लेकिन बहुत हद तक समाज में दरार आ जाती है, समाज के लोग बढ़ जाते हैं, फैमिलीज़ बढ़ जाते हैं, नौजवान बढ़ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो हिंदुस्तानी समाज है जो कि असल फंक्शनल यूनिट है पूरे हिंदुस्तान का, ये समाज ही खुद जो इतना बरकरार नहीं रहता, इसके बहुत सारे दूसरे असरात भी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल जमहूरियत के मुनाफी बात कर रहे हैं, आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ जाती हुई बात कर रहे हैं। अगर आपकी बात में अगर हकीकत है तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। आप ये बोल रहे हैं कि जो पार्टियों का जो निज़ाम चल रहा है, जमहूरियत का एक हिस्सा है पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी जमहूरियत का एक हिस्सा है और उसको इंतखाबी माहौल बनाना और इंतखाबी माहौल को कैश करना उसकी अपनी एक ज़िम्मेदारी है, वो जमहूरियत का एक पार्ट है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टी इज़म चला रहा है, तो किस तरह? ज़रा तफसील वज़ाहत से बताइए आप।
आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या फिर आवाम की एक ग्रुप हो, वो तो हिंदुस्तानी जमहूरियत का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। अपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हो और उनकी अपने फॉलोअर्स होंगे, सपोर्टर्स होंगे और उनको राइट टू वोट के हिसाब से वोट देना भी है। लेकिन ये बात आवाम को समझना चाहिए कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो इलेक्ट होकर एमपी बनेगा, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एमपी नहीं होगा, पूरी उस कंस्टिट्यूंसी के आवाम का लीडर होगा। लेकिन इस इलेक्शन के दौरान में इस आवाम को ऐसा बांटा जाना और इलेक्शन का जो तरीका इख्तियार किया जाता है, हम उस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे, वो तरीके की वजह से क्या हो जाता है, ये जो आवाम है ये बिट जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर दरार आ जाती और आखिरकार क्या हो जाता है, वो सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी का ही एमपी बन जाता है। हम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि वो पूरे आवाम का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट में जाके इस पूरी आवाम की तरफ से कुछ बोलने वाला है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो हाँ, हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन जो चुन के आएगा वो पूरे आवाम का है। इसलिए इसका नाम रखा गया है वी द पीपल। गोया ये एक कंस्ट्रक्टिव काम एसएओ की तरफ से किया जा रहा है। बताया जाना आवाम को ये बात है कि आप और हम से ये समाज है और हम समाज असल में हकीकत है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आते रहेंगे जाते रहेंगे, इलेक्शंस भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन समाज असल हकीकत है। इस समाज की यूनिटी को बरकरार रखना मेरे और आपका काम है। और इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन के बाद जो है ना, हमारे समाज में इस पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे दरमियान में बरकरार है। ये असल में एसएओ का असल मकसद है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दौर हाजिर में जो है सो जो रुकन पार्लिमान या रुकन असम्बली मुंतखब होता है, वो आवाम का हिस्सा बना हुआ नहीं है, बल्कि पार्टी का हिस्सा बना हुआ है। यानी कि वो अपने आप को एक मुख्तसर दायरे में महदूद रखना चाहता है और आवाम के दरमियान जाना नहीं चाहता। यानी कि मखसूस जहन बना कर रखा हुआ है। यानी कि आपके बहन में ये बात आती है तो क्यों आती है, क्या देख कर वो आप कहते हैं? हम जब इलेक्शन के जो प्रीवियस पीरियड रहा, इलेक्शंस के जो 4 साल पहले तो 2013 था, उससे पहले के जितने भी टाइम्स थे, हम उसका अगर जायज़ा लें और उसके असरात समाज पे क्या हुए हैं, ये जो बड़े पॉलिटिकल या फिर सोशल साइंस के जो साइंसदां हैं जो रिसर्च करते हैं, उनके असरात अगर आप देखते हैं तो होता ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं, करना भी चाहिए, और वो कुछ जो है ना लोगों के दरमियान में सर्व करने के वास्ते कुछ पॉइंट्स को तय करते हैं, वो भी करनी चाहिए। लेकिन इस तरह करने से वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाने, उनकी शख्सियत के ऊपर कुछ तोहमत लगाते हुए या फिर उनकी पर्सनल जो इसे कहते हैं ना पॉलिटिकल वेंडेटा जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए उस पूरे ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं। कुछ नौजवानों के ग्रुप को, कुछ राउडी शीटर्स के ग्रुप को, कुछ आम पब्लिक के जर्नलिस्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं माजरत चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट को भी इस्तेमाल करते हुए वो जो है ना एक ग्रुपिज़म कायम करते हैं और समाज को बांट देते हैं। एक हिस्सा हो जाता है जो पूरे पॉलिटिकल पार्टी को इधर से उनके ऊपर वार करता है, एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का पूरा हिस्सा जो है ना इस तरफ वार करता है। ऐसा होने से क्या हो जाता है, उनका जो मैनिफेस्टो हो गया वो कहाँ तक अमल आवर हुआ, कितना उन्होंने काम किया, उनकी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह रिप्रेजेंट करती है एमपी को, यहाँ की पूरे कंस्टिट्यूंसी जो कितना रिपोर्ट करती है, इससे कोई वास्ता नहीं रहता। बहुत हद तक वो सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी का जो पूरे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो जो बोलेंगे वो उनको बोलना होता है, और आवाम भी जो है ना ठहर के बेबाक अंदाज में हक़ के बुनियाद पर सवाल नहीं करती है उनके एमपीज़ को या फिर पावर को। तो बात बताना ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारी आवाम सवाल ना करने की वजह यही है कि उन्होंने पहले ही समाज को बांट दिया है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद भी उसके असरात बहुत ख़तरनाक देखने को मिलते हैं। और हाँ, आवाम से असल में एक गुजारिश है कि आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, आपके जहन में ये क्लियर हो कि आप सब एक है, हम सब एक है। हम समाज पकड़ के आवाम उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एमपी इलेक्ट हुआ है वो अभी उस पॉलिटिकल पार्टी का एमपी नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट का एमपी है। यानी वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमसे है, वो हमारा एमपी है। हमारा हर सवाल का जवाब उसे देना होगा और हमारे वो जो डिमांड्स है उसे वो पूरा करना होगा। ये समाज के दरमियान में अवेयरनेस लाना ही इस पूरी कैंपेन का असल में बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर दो बातें आपकी गुफ्तगू से उभर के सामने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आपकी गुफ्तगू के दरमियान जो है सो मेरे सामने दो सवाल उभर के आए कि एक तो जो एमपी मुंतखब होता है या एमएलए मुंतखब होता है वो ज़हनी तौर पर किसी मखसूस नज़रिए या मखसूस जमात की पॉलिसी पे अमल पैरा रहता है और फिक्स रहता है, यानी कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता, और उससे अपने से दायरे के बाहर का जो आदमी है उसको नज़र नहीं आता। मैं पूछूंगा इसकी वजह क्यों? आपका जवाब बाज़ाब्ता इल्ज़ाम है, आपकी गुफ्तगू से इल्ज़ाम उभर कर। दूसरी चीज़, पब्लिक में अपने लीडर की मुखालिफत का जज्बा बाकी नहीं रहा, यानी कि खौफ की कैफियत में है या फिर लापरवाही है। दोनों सूरतें हो सकती हैं
कि वो सवाल नहीं करता, जैसा कि ठहर के सवाल नहीं करता, भाई आप ये गलती कर रहे क्यों कर रहे। जमहूरियत का ये हिस्सा है कि आवाम उठ कर सवाल करे, लेकिन सवाल नहीं करता। तो जब ये आवाम दबती है, क्यों दबती है, ये दो सवाल है मेरे। अगर आवाम सवाल करने से खौफ खा रही है किसी लीडर से, तो क्यों खौफ खा रही है। और दूसरी चीज़, और अगर एक मखसूस जमात का आदमी बन के रह रहा है हमारा नुमाइंदा, तो क्यों, जबकि उसको जमहूरियत में आवाम का नुमाइंदा बन के रहना है। ये दो वजूहात पे ज़रा खुल के गुफ्तगू कीजिए। नहीं, एक तो जैसा कि बात बताई गई कि वो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ उन्हीं के कैडर का रिप्रेजेंट करता है, आवाम की तरफ से उसका कोई रोल नहीं होता है। ये बात असल में इल्ज़ाम के तौर पे नहीं बताया जा रही, ये एक एहसास है और ये आवाम का एहसास है। वो कब आया एहसास, ये आप अगर उनका जो काम है 5 साल का काम है, जिस तरह से अप्रोच होता है उनके बिजनेसेस का हो या फिर उनके काम का हो, उनके ज़मीनात का हो, आवाम के मसाइल का जो उनका अप्रोच होता है वो बिल्कुल ही दायरे में होता है। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितनी भी कैडर थी, जितने भी उसी कंस्टिट्यूट के जो आवाम होती है, वो आवाम उन तक अप्रोच होने से बहुत कराहट महसूस होती है। असल में ये इल्ज़ाम और एक तरफ से एक क्वेश्चन नहीं है, ये असल में हालत हाजिरा है, इसको अवेयर करना रहा है हमारा काम है। उससे तय ऐसा नहीं है कि असल में एक हद तक आवाम क्योंकि जाके उनकी डिमांड नहीं पूछती है, इसलिए भी वो जो है ना खुश फहमी में बैठे हुए हैं। ये सवाल कर रहा था कि आवाम पूछती क्यों नहीं, वजह क्या है दबने की? अच्छा, दूसरा जो सवाल आपका ये था कि आवाम दबी हुई के, कुछ हिस्सा आवाम का ऐसा है जो इस बात से शऊर नहीं रखती है कि हमारे पास क्या वो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको क्या राइट्स देता है, ह्यूमन राइट्स हमें क्या राइट्स देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम कहाँ तक सवाल पूछ सकते हैं, कहाँ तक नहीं पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आते हैं वो कहाँ तक इंप्लीमेंट होते हैं, कैसा हमें इस्तेफादा करना है। कुछ आवाम का हिस्सा है जो इसके साथ बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उसको अवेयरनेस कराने की ज़रूरत है। दूसरा जो चीज़ होती है कि अगर वो सवाल उठाएंगे तो उनका बहुत बड़ा जो टारगेट था, जो उनके मैनिफेस्टो में था, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट होने के साथ वजह से क्या होता है, आवाम के दरमियान में वो ओपन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उनके कुछ कैडर होती है जो उस आवाम को दबाती है कि तुम ऐसा सवाल नहीं करोगे। ये दबाव का जो माहौल होता है, जिसके बिना पर वो डर का और खौफ का एक माहौल फराहम करते हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है ना पूछती नहीं है। ये बात अगर इसको मेरा सा मानना है, इन चीज़ों को अगर मिटाना है तो इसमें दो चीज़ों की बहुत अहम रोल होता है। एक नौजवान तंजीमों का, दूसरा है जर्नलिज्म का। अगर बेबाक जर्नलिज्म आगे आती है तो वो आवाम के दरमियान में बग़ैर किसी से डरे स्लम एरियाज़ में या फिर आवाम के घर घर जाके लोगों का सवाल करेगी और पूछेगी कि क्या उस कैंडिडेट का जो काम था, क्या तुम्हारा जो स्कीम आई थी, क्या तुमको उसका हक़ अदा हुआ है, नहीं हुआ है। दूसरा, ये जो नौजवान हैं और ये जो नौजवान की जो तंजीमें हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट के सामने अपने मेमोरेंडम पेश करें, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इस बात को रखें कि ये वादा किया गया था, ये उसके मकासद थे और यहाँ पर वो जो है ना अधूरा पहुँचती है। इन दोनों को अगर करेंगे तो ये जो खौफ का जो मामला है और आवाम के दरमियान में जो अधूरी चीज़ है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ये हमारा एहसास है। एक तो आपने वजाहत कर दी कि जो है सो एक वजह है खौफ, या जो है सो कोई और वजह होगी, खामोश रहेंगे। लेकिन मैं दौरे हाजिर में जो देख रहा हूँ कि इलेक्शन में, इंतखाबी माहौल में नोट्स कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं समझ इसका शिकार सबसे ज़्यादा नौजवान हो रहे हैं। इस्तेसाल का शिकार, खुले अल्फाज में कह रहा हूँ मैं, इस्तेसाल किया जा रहा है पैसों के ज़रिए या किसी और लालच के ज़रिए। अब मैं समझता हूँ शायद ये भी जो सो बीच में माने रहा कि भाई हमने उनसे तो पैसे ले लिया था, अब क्या सवाल करें, आप क्या कहते हैं इससे? सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ऐसे इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा क्या होता है कि आम जो नौजवान बच्चे हैं, जो तुलबा है और दूसरे नौजवान हैं, उनका प्योरली इस्तेसाल यहाँ पर होता है। उनको ऐसा इस्तेमाल किया जाता कि उनको पैसों की लालच दी जाती। थोड़ी दिन पहले भी हमारे सामने एक बात आई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि तुम अगर हमारे फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को कुछ फेसबुक ग्रुप में शेयर करते हो और उस वीडियो का कंटेंट जो है ना बहुत हद तक क्लैश होता है, यानी दूसरों के खिलाफ तजाद होता है, तो अगर ऐसे वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो हम तुमको एक दिन में 3,000 रुपये देंगे। ऐसा पैसा की लालच देके नौजवानों को ख़रीद दिया जाता और ऐसे नौजवान जो है ऐसे काम में मसरूफ़ रह के, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है और पूरे इलेक्शन के दौरान में उनको हर दिन में 3,000 रुपये या फिर कुछ और पैसा मिलता है, तो आखिरकार वो वोट करते हैं। तो इस तरह से ऐसे नौजवानों को ख़रीद कर, ऐसे नौजवान जिनकी जवानी के ऐसे ख़ास सलाहियतें हैं, जिनको तालीम से पहले रोका गया, उनको एम्प्लॉयमेंट से रोका गया और वो दोनों से क्योंकि महरूम रह गए और उनको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, आखिरकार वो ऐसे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर पैसा बांट के काम लिया जाता है, उसके वो शिकार हो जाते हैं। हकीकत में ये बहुत बड़ी हकीकत है कि नौजवान जो है ना ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा हद तक एक्सप्लॉइट होते हैं, उनका इस्तेसाल ज़्यादा होता है। नौजवानों से भी गुजारिश है कि आप जो है ना अपना कुछ स्टैंड रखें और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के बिकाव में ना आते हुए अपना स्टैंड रखते हुए एक कंस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश करें। मोहतरम नाज़रीन, बहुत अहम गुफ्तगू हुई है। यहाँ पर
SIO की मुहिम के तौर से जो है सो ये बात खुल के सामने आई है कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम, जो कि मैं समझता हूँ दुनिया के बेहतरीन इंतखाबी निज़ामों में एक है, लेकिन आलूदा हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे मफादात या नज़रियात या कोई और वजूहात हैं कि ये इंतखाबी निज़ाम कुछ दरम बरम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस्तेसाल पसंदाना निज़ाम बन चुका है। लालच, खौफ, दहशत की फ़िज़ा बनाकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। बिलखसूस नौजवान उसका शिकार बनता जा रहा है। ये बात हमारे डॉक्टर साहब के ज़बत से हमारे सामने आई है। और यहाँ पर ये मैं अब उनसे ये सवाल करने जा रहा हूँ और बहुत ही अहम है कि मौजूदा जो दौर में जो गुजर रहा है, दौर हाजिर ही समझिए, दौर हाजिर में जो इंतखाबी निज़ाम या जो सियासी माहौल या सियासी पार्टियों का इस्तेसाल अगर कहूँ तो शायद ये अल्फाज बेजा नहीं होंगे कि मौजूदा जो दौर में नफ़रतों के बीज बोकर, जैसा कि आपने आपके एक मुहिम के हिस्से में एक दबे दबे लफ्ज़ों में ये बात कही थी कि हम अपना एक खाका बना रहे हैं, हमारा एक हाशिया बना रहे हैं, हमारी एक सरहदें बना रहे हैं, उसके अंदर हमारे मखसूस ज़हनियत के लोग रहेंगे। अब मुल्क पर वो तबका हुक्मरान है, ऐसे अनासिर हुक्म। तो ऐसी जो सियासत जो हमारे सामने आ रही है, तो ये सियासत मुल्क के लिए हम लफ्ज़ जो है हम के नज़रे में जो आपने अपनी मुहिम का हिस्सा है जो सो बी यानी हम आपने जो सो हिस्सा बनाया था, लेकिन वो लोग जो अपना हम का जो हिस्सा बनाए हैं वो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी में बनाए हैं, उनके अपने एक नज़रियात है। तो इस ताल्लुक़ से जो सो आप क्या फ़िक्र रखते हैं, यानी कि आप किस एंगल से जो सो उसको देखते हैं उनके वी को? मैं आपके वी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके वी हिंदुस्तान के लिए, उनका भी मखसूस ज़हनियत के लिए। तो इस वी में क्या फ़र्क महसूस करेंगे आप? मेरा यह सवाल है। नहीं, ये बात तो सही है। वी द पीपल जो कैंपेन है हमने इसलिए रखा है कि यहाँ पर वी से मुराद हम हैं और हम से ही ये समाज बना है, हम समाज के लोग हैं, हम ही हैं जो हमसे मुराद वजाहत कीजिए आप हम जो है वी पीपुल, तो आप जो पीपुल का जो मामला है वहाँ पर भी वी का मतलब आ रहा, वी हम, आप भी बोल रहे हम, तो ये हम आपके हम में उनके हम में क्या फ़र्क है? नहीं, एक तो दो में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो हमारा हम है वही है कि हिंदुस्तानी समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिल के जिस समाज में रहते हैं, ये हमारा हम है, इसके अलावा कोई दूसरा मतलब है नहीं। और हम समाज है, हम समाज के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ अलर्ट करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के मखसूस किस्म के लोग, आइडियोलॉजीज़ के लोग जो है ना अपना एक गुरु बना के बैठे हैं और वो जो है ना गवर्नेंस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है ना आइडियोलॉजिकल वॉर्स बताए जा रहे हैं। वो लोग बाज़ाब्ता डिवाइड एंड रूल की एक बहुत बड़ी पॉलिसी को उनके सामने रखते हैं कि आवाम को उनके कल्चरल के या फिर रिलीजियस इश्यूज़ को इग्नाइट करो, उनको जलाओ, वहाँ पर जला के आवाम को बांट दिया जाए। बांट दिया गया तो वोट बढ़ जाएगा, वोट बढ़ने से उनकी वोट के हिसाब से वो जो है ना इलेक्शन में आ जाएंगे और वो जो है ना बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के आइन के मुखालिफ भी काम कर सकते हैं। ऐसे कोई फिस्ताई जहन रखने वाले गवर्नमेंट भी आज भी मौजूद है और ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं। ये हकीकत आवाम भी जानती है। इसकी वजह क्या है, इसको कैसा हमको अगर रूल आउट करना है वो ये है, इसकी वजह ये है कि हम डिवाइड हो गए हैं। उन्होंने हमें डिवाइड किया है। अगर हमारा पूरा समाज जो है अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो हमारे वोट डिवाइड नहीं होंगे और वोट डिवाइड नहीं होंगे तो उनका पावर जो है ना वीक हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास भी उनका जो एजेंडा होता है वो एजेंडा हमारे दरमियान में फेंकते हैं और हमारी समाज जो है ना पूरी हिंदुस्तानी समाज लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जितने भी प्रीवियस में इश्यूज़ हुए थे, चाहे वो काऊ के बीफ के हो या फिर चाहे ट्रिपल तलाक के हो या फिर सिटीज़न बिल के हो, दूसरे भी मज़ाहिब के जितने भी इश्यूज़ हों, वो इश्यूज़ जो है ना हिंदुस्तानी समाज से उठे हुए इश्यूज़ नहीं हैं। कोई ऐसा इश्यू हिंदुस्तान में नहीं है जो उस समाज से उठा है। क्या आपने कभी देखा है कि एक समाज में ऐसा क्लैश हुआ, वहाँ के कोई कम्युनिटी में कोई क्लैश हुआ? नहीं। ये इश्यू जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी के गाइडेंस में होने वाला एक मीडिया चैनल उठाता है, उस मीडिया का वायरल वीडियो जो है ना लोगों के दरमियान के जहनों को ख़राब करता है, उसके बाद वो इश्यूज़ के बिना पर लोग क्लैश करते हैं। कौन सा भी ऐसा इशू नहीं है जो समाज के तरफ, समाज असल में बहुत हद तक मिला जुला हुआ एक प्लुरल सोसाइटी है। हिंदुस्तान की समाज बहुत अच्छी मिली जुली हुई है, लेकिन इस समाज के दरमियान में कोई इशू नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना कुछ मीडिया को ख़रीद कर उसके दौरान जो है ना इन दोनों के दरमियान इनके जहनों को ख़राब करती है, इस तरह से हमको डिवाइड करती है। ये डिवाइड एंड रूल या फिर रिलीजियस पॉइंट्स के ऊपर ठेस पहुँचाते हुए या फिर कुछ ऐसे दावे करते हुए वो जो है ना हम दोनों को बांटना चाहती है। इसको बांट कर ही वो अपने वोट्स को गेन करेगी और उनको जब वोट्स गेन हो जाते हैं तो उनको लेजिस्लेटिव पावर हो जाएगा और उस पावर के हिसाब से वो जो है ना पूरे हुक्म
पूरे हिंदुस्तान में जो है ना अपनी फिस्ताई ताकत को दिखाएंगे। तो बात यही बताना है कि वो डिवाइड करने के लिए इश्यूज़ हमारे दरमियान में छोड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे दरमियान में इश्यूज़ छोड़ते हैं। हिंदुस्तानी समाज में कभी दिखा नहीं आ गया वो समाज का इश्यू वो समाज से उठाए। मैं खुद सोशल साइंस को बहुत मरतबा करीब से पढ़ा हूँ, दरमियान में भी पढ़ता रहा हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हो या फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हो। समाज से उठने वाला कोई इश्यू नहीं होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं जो समाज में इश्यू को डालते हैं। इस बात को मुझे और आपको महसूस करना है। मोहतरम नाज़रीन, अभी एक अहम नुक्ते पे जो सो तवज्जो गई थी कि जो कहा जा रहा है और बाज़ मखसूस नज़रियात के हामी लोग हमसे जो सो अलग मुराद लेते हैं, जो मुल्क के लिए इंतहाई मुज़रत रसा है, तबाहकुन है। लेकिन हम जो यहाँ पर SIO जो लेकर चल रही है, समाज के वो तमाम तबक़ात हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर जो कास्टें हैं, सब ये अगर ये मिलकर हम कहें तो जहाँ उम्मीद ये की जा सकती है कि जो सो हिंदुस्तान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा, तरक्की पसंद मुल्क होगा, तरक्की पजीर मुल्क होगा। और ये जो हम का जो मामला अब जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है और बिलखुसूस इस्तेसाल पसंदाना जो मामला हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये बात SIO के कैंपेन के ज़रिए हमारे सामने उभर के आ रही है। मोहतरम नाज़रीन, एक बात हमारे जोनल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है और बहुत ही काबिल तरीन शख्सियत है डॉक्टर लुकमान अहमद साहब, उन्होंने ये बात कही कि मीडिया बेशक हो सकता है कुछ मीडिया जर्द सहाफ़त का शिकार बना हो, लालच का शिकार बना हो, अपने मफादात के लिए समाज को तकसीम करने का सबब बन रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान का हर सहाफ़ी बिका हुआ है। आज भी हिंदुस्तान के 80% सहाफ़ी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अपने ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। रवीश कुमार कोई अलग तबके का आदमी नहीं है, कोई अलग शोबे का आदमी नहीं है, हिंदुस्तान का एक ज़िम्मेदार शहरी है और खुलकर जैसो बात करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जैसे डॉक्टर लुकमान अहमद साहब से राज सवाल करता हूँ कि निज़ामाबाद में अगर मिसाल के तौर पे, मैं तो उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन उतना काबिल होने का दावा भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरे साथ अगर कोई मुसीबत और मसाइल अगर पैदा होते हैं, मैं किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में जाता हूँ, कल के दिन मुझसे मेरे लिए मुसीबतें खड़ी की जाती हैं, मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, मुझे दबाया जाता है, मुझ पर हमले किए जाते हैं, बाइसत एक ज़िम्मेदार जमात स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन क्या रूल अदा करी थी अब तक और आगे क्या रूल अदा करेगी ऐसे सहाफ़ियों के तायद में। मैं एक ज़िम्मेदार आदमी की हैसियत से जब आपने इल्ज़ाम लगाया, तो मैं भी एक ज़िम्मेदार आदमी के हैसियत से आपसे सवाल करूँगा कि आप इस ताल्लुक़ से उस सहाफ़ी का क्या ताउन करेंगे? नहीं, ये जो बात बताई जा रही है कि हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो पूरी बिकी हुई नहीं है, ये इससे हमारा भी मानना है कि ऐसा कुछ सबके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा जा रहा है। जिनका नाम आपने लिया है उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात भी है। मरकज़ी सतह के ऊपर हिंदुस्तान का जो हेडक्वार्टर्स है, SIO का जो हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, मरकज़ी सतह पर इसके ऊपर बहुत अच्छा एड्रेस होता है। मरकज़ी सतह पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लब जो बहुत बड़ा प्रेस क्लब है दिल्ली में, वहाँ पर मुख्तलिफ़ सहाफ़ी अफराद के साथ हमारा उठना बैठना होता है, उनके साथ हमारी गुफ्तगू होती है, उनके साथ हमारे कोलैबोरेशन होते हैं। बाज़ाब्ता कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी उनके साथ पढ़े जाते हैं हमारे SIO की तरफ से। और एक बाज़ाब्ता छोटा इदारा भी है PR का, पब्लिक रिलेशंस का, उस इदारे के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं और उनके साथ उनका हमारा पूरा का पूरा ताउन होता है। रही बात आपकी या फिर किसी भी ऐसे सहाफ़ी की, जर्नलिस्ट की, अगर वो बेबाक अंदाज में आवाम के दरमियान में काम करे और जाके लोगों से मिले, तो उसकी खुद के जान का खतरा होता है। पॉलिटिकल पार्टी उसको जो है ना दबाव करेंगे या फिर किसी न किसी हद तक उसको जो है ना प्रेशर करेंगे। तो इस बात को जहन में रखिए कि SIO की तरफ से, और इसकी गवाही भी इंशाल्लाह आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि SIO की तरफ से पूरा ताउन होगा। और हर वक्त, अभी नहीं है, हर वक्त SIO की तरफ से ताउन हुआ। जब गौरी लंकेश का मर्डर हुआ था, आप SIO की वेबसाइट पर जाके देखिए, इंटरनेट को ब्राउज करके देखिए, निज़ामाबाद के पूरे सर्कुल को देखिए आप, उसका पूरा का पूरा हिंदुस्तानी सतह पर हर एक टाउन में, हर एक सिटी में इसको बुरी तरह से कंडेम किया गया था। और कंडेम करना सिर्फ नारेबाजी के तक नहीं था, उसकी हकीकत को बताया गया था, वो क्यों हुआ और ऐसे मसाइल क्यों होते हैं और ऐसे गई गौरी लंकेश क्यों आने चाहिए। इसके ऊपर जो है ना कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में SIO की तरफ से एक बहुत बड़ा काम हुआ। बात ऐसा होता क्यों है, ऐसे जर्नलिस्ट के ऊपर वार क्यों होता है। मुझे और आपको ये बात समझना है कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर प्रेशराइज करती है और एक किसी ना किसी एक सच्चे जर्नलिस्ट के ऊपर असर होता है। ये जब होता है कि अगर ऐसे जब इश्यूज़ होते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, जब उनको मारा जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, बहुत जर्नलिस्ट को गायब कर दिया जाता है, तो इनकी जो जवाबदेही है जुडिशरी के पास, वो बहुत कमज़ोर हो गई इन 4 सालों में।
इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। इससे पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि जुडिशरी बहुत स्ट्रांग थी। अभी लेजिस्लेशन क्योंकि प्योरली एक ही गवर्नमेंट का हो गया है, पावर एक ही गवर्नमेंट का हो गया है, पूरा विक्ट्री उनकी हो गई है, तो अभी हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो खुद बड़े ख़तरे में है और बहुत हद तक जो है ना शुकूक के दायरे में है। जब जुडिशरी कमज़ोर हो जाती है तो ऐसे जो भी इश्यूज़ है, चाहे वो सहाफ़ी पे हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हो, सोशल एक्टिविटीज़ को भी इस दौरान में बहुत मारा गया था, तो उनकी जवाबदेही नहीं कर सकता, ना आवाम कर सकते हैं, ना उनका कोई वहाँ पर फाइल दर्ज होगा, ना उनका कोई केस वहाँ लड़ा जाएगा। वो कब होगा? वो जब होगा जब जुडिशरी जो है ना बिक जाती है। तो ये भी एक उसका हिस्सा है जो मुझे और आपको समझना है कि हिंदुस्तान का जो जुडिशरी है और जो गवर्नमेंट है वो अलग है। अगर ये जब एक हो जाते हैं तो चाहे वो सहाफ़ी हो, वो आवाम हो, वो लुकमान हो, कोई डॉक्टर हो या फिर कोई एक्टिविटीज़ हो, वो जो है ना ख़तरे में रहता है। आप समझे होंगे जर्नलिस्ट के ताल्लुक़ से जो मैं सवाल किया हूँ, मैं अपने गुफ्तगू के दायरे से हट के कर रहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसी आपका जो व्यू पीपल जो आप बात कर रहे हैं उसी दायरे में मैंने सवाल किया। अब मैं उस सवाल की तरफ आ रहा हूँ जिस ताल्लुक़ से जिसका ज़िमनी सवाल मैंने ये किया था कि जर्नलिस्ट पे कल हमला होता है तो जो सो फिर आप क्या ताउन करेंगे। ये सवाल बी द पीपल जो आपने जो अपना स्लोगन बनाया है, जिसके तहत आप माशरे की तथहीर के लिए उतरे हैं, तो यहाँ पर जब तक हम ये जो शोबे बटे हुए हैं, हम शोबों को मुत्तहिद करके एक दूसरे के जब तक मावीन नहीं बनेंगे, आपकी मुहिम कामयाब होने लगी है। सहाफ़त में अगर कोई जर्नलिस्ट जैसा गोरी लंकेश है अपनी जान दे दी, तो अगर हम सब मुत्तहिद होकर हम अगर नहीं बनेंगे तो आपकी मुहिम सक्सेस होने वाली नहीं है। तो मैं उसी आपको जो सो मुहिम का एक हिस्सा बनाते हुए मैं बोल रहा हूँ कि आज हम सहाफ़त में जो सो जर्द सहाफ़त होती है या अपने मफादात का जो सो शिकार बन के जो सो मुल्क के मफाद के लिए काम किया जा रहा है, मुल्क के मफाद के लिए। मैं कहने में कोई हार महसूस नहीं करता हूँ। हमारे कुछ नुमाइंदे, कुछ इदारे बिके हुए हैं, बिक चुके हैं और खुल के लिख रहे हैं, तायद में लिख रहे हैं, आज़ाद में लिख रहे हैं और झूठ लिख रहे हैं, तो ये उनके अपने मामलात हैं। लेकिन अभी भी 80% तबका जर्नलिज़म का ऐसा है जो मुल्क की तामीर के लिए फ़िक्रमंद है, काम करने वाला है। तो ऐसे लोगों को जोड़ के आप क्या किस तरह काम करेंगे और उनके लिए क्या पैगाम देंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को एक साथ जमा करके, चाहे वो सहाफ़ी अफराद हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, एक्टिविस्ट करके साथ, तो फिर हमारी जो कैंपेन है वो बहुत अधूरी रहेगी। तो जैसा कहा जा रहा था, ये जो वी द पीपल कैंपेन का क्या हिस्सा है, SIO ने ये प्लान किया कि वी द पीपल कैंपेन को हम जो है ना आवाम के दरमियान में हर गली गली जाके पूरी सोसाइटी में पॉम्पलेट्स बांटेंगे और इसकी अवेयरनेस को लाएंगे। दूसरा, हम दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs है, उनको कोलैबोरेट करके एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन प्लेटफॉर्म करते हुए अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करेंगे। आज भी एक जो है ना कॉन्फ्लुएंस के नाम पे एक एक्टिविटी हुई थी यहाँ पर निज़ामाबाद में, जहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के और मुख्तलिफ लीडर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के अफराद यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इसी इशू के ऊपर अपने व्यूज़ को पेश किया और हमने जो है ना उनके साथ बैठ कर ये वी द पीपल कैंपेन के जो भी असरात है, जो बातें हैं कि यहाँ पर किस तरह से वोट को ख़रीदा जाता, किस तरह से डिवाइड एंड रूल को होता है, किस तरह से समाज बढ़ता है, इसके असरात क्या होते हैं, कैसा हम मिलकर इसको काम कर सकते हैं, इस पर हमारी एक लंबी गुफ्तगू हुई और एक अच्छा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज हुआ। और इसके बाद भी वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि इस कैंपेन के दूसरे मुख्तलिफ कामों में वो हमारा साथ देंगे। तो जैसा आप बता रहे थे कि सहाफ़ी अफराद के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आवाम के साथ और जो है ना बाज़ाब्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, इन चारों के साथ कोलैबोरेट करके, ना ही निज़ामाबाद में, अभी हैदराबाद में भी स्टूडेंट लीडर्स के जितने भी स्टेट लीडर्स हैं उन सब के साथ मिलकर रिसेंटली कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस SIO के दायरे में हैं। और मजीद आपसे भी गुजारिश और आवाम से भी गुजारिश है कि वी द पीपल कैंपेन को आगे बढ़ाने में आप हमारे साथ ताउन करें और अगर जहाँ पर ये मौका है, जहाँ पर हम आपके साथ आ सकते हैं तो हमें बताएं और हम आपके पास आके ऐसे आवाम के दरमियान में अवेयरनेस का काम इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे डॉक्टर लुकमान अहमद साहब जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना के जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे और उन्होंने वी द पीपल यानी कि हम हैं हिंदुस्तान की आवाम की हैसियत से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं। तो ये नारा उन्होंने दिया है हमें और बहुत ही आज के हालात के हिसाब से ये दौर हाजिर की जो रेशा दीवानियाँ हैं, साजिशें हैं, कोशिशें हैं कि एक मखसूस नज़र को मुसल्लत करने की जो कोशिशें हैं, उस पस मंज़र में इस मुहिम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं समझता हूँ
कि हर नौजवान को, बिलखसूस नौजवान को मैं यहाँ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हर इनकलाब के पीछे नौजवानों का हाथ रहा है। बग़ैर किसी नौजवान के कोई इनकलाब बर्पा नहीं हुआ। इसलिए बिलखसूस नौजवानों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों की जो तंजीम है, इस्लाम पसंद नौजवानों की जो तंजीम है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इस मुहिम के साथ जुड़िए और इसको कामयाब बनाने में मुकम्मल ताउन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।